अब तो गडकरी साहब खुद ही कह रहे हैं कि भूल गए क्या मैं कौन हूं। ये देखिए, कोर्ट ने एक 10,000 का जुर्माना ठोका। गडकरी फाइंड 10,000 रुपीज। ये देखिए, चाय गुजरात में जहरीली चाय पिलाते पिलाते दिल्ली में सचमुच जहर पिलाने पहुंच गए। जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। अंबानी भक्त मोदी देखिए क्या कह रहे हैं। उनको लगा कि मैं ब्लैक मनी वापस ले आऊंगा। जो विदेश में धन है, ये दिल्ली की सरकार किसी न किसी कारण से उसकी रक्षक बनी हुई है। उन पैसे भेजने वालों की रक्षा करने में लगी हुई है, उन पैसों की रक्षा करने में लगी हुई है। ये देश की लूट है और उस देश की लूट के बारे में अगर वो कहते हैं लुटेरे जो है उनके नाम नहीं हम बताएंगे तो कैसे नहीं बताएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कल। We demand that the entire list of 700 names which have come from the French government be made public. देशी बैंकों में भरा हुआ धन अगर अपने मुल्क में वापस आ जाए तो पूरे देश की कायनात बदल सकती है। चंद घंटों के भीतर ही देश का सारा कर्जा चुकता किया जा सकता है। इसके अलावा वो रकम बचेगी, उस पर मिलने वाले ब्याज का पैसा ही देश के कुल बजट से ज्यादा होगा। ये रिक्शे वालों को भी हमें धनवान बनाना है। ये थोड़ा तो आहुति देंगे ना। ये सारा 400 लाख करोड़ आएगा। हिंदुस्तान में कोई भी आदमी गरीब नहीं रहेगा। एक एक व्यक्ति को लाखों लाख रुपए तो ऐसे ही बांट दो, बाकी उसी बाबा जी चाह रहे हैं, कह रहे गरीब मजदूर को वो पैसा आ जाएगा तो वो हमारे डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। पैसा 50 का अभी तो हम ले रहे हैं, हमारा 50 का हो जाएगा और सारे मजदूर के यहाँ भी, झाड़ू लगाने वाले के यहाँ भी वहाँ भी टिकट होगा। और इस पैसे से हमारा रक्षा बजट भी 14 गुना बढ़ सकता है। लिहाजा हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश बन सकते हैं। Why I cannot declare the names I have given? There is legal prohibition. When we got these names from the German authorities, there is a confidentiality clause. Out of these HSBC cases, we have been able to so far trace out about 427 such cases. Some were NRIs. We are issuing notices to all of them, establishing identities of most of them, because in many cases only if a name is given and no address is given, no account detail, उनके नाम और उसकी डिटेल्स। और मैं सबसे बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि कई लोग बाहर भी कहते हैं, कुछ लोगों ने यहां भी कहा, और इसका अध्ययन करने से पहले कई बार हम में से भी बहुत हो सकते हैं जिनको लगता हो इसका डिस्क्लोजर बहुत सोच समझकर सूझबूझ से करना। जितना आपने डिटेल दिया है वो सब का सब अखबारों में, मीडिया में, सब जगह आ गया। मैं सुनिए लीजिए, मैं आपसे विनती ये करूंगा कि आपके जैसे आदमी से आज मैं आशा कर रहा था कि ये जो स्थिति है उसमें मेरे सहित आदमी फंसा हुआ, यानी ये हम लोग काले धन के मामले में पिछले 10 साल से ये मामला उठा रहे हैं और ये सोच किया हमने कि हम इस पैसे को वापस लाएंगे। फिर इसके बाद मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया और मैं भी नहीं जानता, सुनिए ना, मैं भी नहीं जानता और देश में कोई नहीं जानता। मैं इस आपसे इतना निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें कैसे निकले, यानी ये काले मनी का जो है बेकार की भैंस चलना चाहिए या इसका रास्ता ये बता दीजिए कि भाई आपके अफसर चलने में ओके सर, इस नियत से बहस चले तुरंत उस पैसे को वापस लाया जाए तो उसमें तकलीफ क्या है? नहीं, कहां से आ रहा आपकी बातचीत से लगता है 100 साल लगे। नहीं ऐसा। We have been listening with respect very attentively to the Honorable Finance Minister. During the course of this discussion, many issues were raised. If there were political issues which were mentioned, they had to be because this issue was politicized, as we know, because of the schedule. No, I think
No, Because the matter is legal. I did talk of law, we did talk of treaties, but yet at that time, I must say, and you will appreciate, a responsible political party was not expected to, if you are responsible, to make that a political issue. And this asks that from where the number of 85 lakh crore was given by the Prime Minister, why the 100 days assurance was given, this we all knew that this was happening. We are not satisfied. We are walking out. स्वामी ने कहा कि सरकार को सारे नाम बताने चाहिए, इसमें कोई कानूनी बाधा है ही नहीं। कोई कानूनी बाधा नहीं है कि सारे लिस्ट एक साथ बाहर कर दें, क्योंकि ये लिस्ट हमें दो सरकारों से मिली है, एक फ्रांस और दूसरा जर्मनी, और दोनों ने रिश्वत देकर कर्मचारियों को बैंक के कर्मचारियों से लिस्ट ली है। इसीलिए ये कोई सरकार का सवाल नहीं है। दूसरा है कि इन दोनों देशों ने अपने आप स्वयं ये लिस्ट भारत सरकार को भेजा, तो इसीलिए कोई ऐसी कानून हो नहीं सकती हमें रोकने के लिए। अब सरकार की मंशा क्या है और क्यों कर रहे हैं मैं नहीं जानता। कालेधन के मुद्दे पर पहले वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी निहायत ही इमोशनल हुए। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनसे सवाल किया, मगर अब एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत पर राम जेठमलानी ने कहा कि बीजेपी सरकार की भी मंशा ठीक नहीं है, और वो सिर्फ बीजेपी सरकार पर हमला नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सीधा हमला अरुण जेटली पर भी कर रहे हैं। इस बात पर गौर करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों राम जेठमलानी ने इस मुद्दे पर तल्ख तेवर अपना लिए हैं। जेठमलानी साहब, जिस तरह का रवैया सरकार ने अपनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनका काला धन है उनके नाम उजागर नहीं कर सकते हैं, क्या सही रवैया है? मुख्तसर जवाब मेरा ये कि ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी के अंदर ये गए क्यों कि मैंने प्रधानमंत्री को पूरी 8 जुलाई 7 जुलाई को अरुण जेटली ने जवाब दिया पार्लियामेंट में एक सवाल का। मैं उससे समझ गया कि इस काम को बिल्कुल नष्ट करना, इसको बंद करना चाहता है, और ये मिला हुआ। मेरा अभी भी ये विचार है, मैंने मोदी साहब को लिखा था कि इसको अटॉर्नी जनरल मत बनाओ और इसको आप मत दो ये जिम्मेवारी, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये देश को नुकसान करना है। उसके ऊपर ये बिल्कुल तैयार हो गए। सुबह तो यही है ना कि आप जो बदमाश है उनका नाम आप नहीं लेना चाहते हो। और मैं उन दिनों में एक पुकार कर रहा था, लिख रहा कि ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी जो है वो एक देश को धोखा देने की एक तरकीब है। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी जो है वो उन शरीफ बिजनेसमैन के लिए है जो देश दुनिया के 2 देशों में टैक्स भरते हैं एक ही इनकम के ऊपर। काले धन वालों के लिए, काले धन वाले चोर बेईमान डाकू, उनके लिए नहीं। हम डाकुओं की बात कर रहे हैं। जिस दिन पहला सवाल पार्लियामेंट में आया तो ठोक ठोक के उन्होंने कहा कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी के अंदर हम काम कर रहे हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी तो आपकी क्या तकलीफ क्या है? जब जर्मन ने बोला था, पब्लिक अनाउंसमेंट है, और जर्मन अखबारों ने लिखा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, उन्होंने लिखा है कि ताजुब की बात है हिंदुस्तान उनका कोई फायदा नहीं उठा रहा। इनसे साफ है कि ये मिले हुए हैं उन बेईमानों से, और शायद खुद भी बेईमान। लेकिन ये तो कहते हैं कि वो कांग्रेस की सरकार में ही बनी है ट्रीटी। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था 2009 में। 2009 में मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मुझे ये तो बताओ कि वो जर्मन गवर्नमेंट मुफ्त में हमको देने के लिए तैयार है, जाके क्यों नहीं उनकी लेने के लिए। और मेरे को जर्मन सरकार के आदमी ने खुद, मैं जर्मनी में गया हूं, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार ने हमसे कभी भी मांग नहीं किया। I told them
Prime Minister of the country, and I have sent him the document. आपको लगता है टीटी के बावजूद नाम उजागर करने चाहिए? You should ask for those names under the United Nations Convention Against Corruption. मैं तो बात करता रहा कि ये बेईमान सरकार उनका रेटिफिकेशन क्यों नहीं करे। आखिर जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने वाली है और सुप्रीम कोर्ट के दिमाग के ऊपर इसका बड़ा असर होगा, उन्होंने क्या किया है, एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में सुबह को खबर आ गई कि हिंदुस्तान की सरकार ने आज रेटिफिकेशन किया है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट। और देखो कितनी उनको दिलचस्पी है ब्लैक पैसा हासिल करने में। इसकी माना क्या कि कन्वेंशन का उपयोग करने से पैसा आ सकते हैं, करेक्ट? मगर बेईमानी सुनो, मैं तो उनको बेईमानों को जानता हूं परसों से, तो मेरे को 2 दिन लगा इसकी वो फ्रॉड जो षड्यंत्र जो बनाया था, ये क्यों इन्होंने रेटिफिकेशन किया। रेटिफिकेशन करने से पहले इन्होंने स्विस मिनिस्टर को बुला के उनके साथ एक प्रोटोकॉल किया। प्रोटोकॉल में कहा कि हम जो भी आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे वो सिर्फ डबल टैक्सेशन एडवांटेज। और जब भी हमारे में और आपके बीच में जब भी प्रोटोकॉल है तो कन्वेंशन का कोई मकसद नहीं हो, कन्वेंशन का हम कोई भी उपयोग नहीं कर सकते। और तीसरी बात, जो भी हम इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे वो आइंदा के लिए गुजरे हुए जमाने का नहीं। आपको लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं थी? कोई नहीं थी मंशा की, बेईमान है पहले नंबर का तो उनकी का और सरकार की बेईमानी को जनता ने स्वीकार किया है, तभी तो सरकार को निकाला है उन्होंने। मगर ये हमारे 2 मिनिस्टर जो है, अटॉर्नी जनरल और लॉ फाइनेंस मिनिस्टर, वो उनसे मिला हुआ। इनकी भी मंशा नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होती तो ये फिर डबल टैक्सेशन एडवांटेज सिटी की क्यों बात करता। तो आपने कुछ प्रधानमंत्री जी को खत लिखा इसके बारे में? मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि ये देश के दुश्मन है। मैं तो बहुत जमाने से समझता हूँ कि ये देश के दुश्मन है, मगर अभी साबित हो गया है कि ये देश के दुश्मन है। और मैं बड़े घबराहट में हूँ, बड़ा मेरे को दुख हो रहा है। एंड आई एम सो अनहैप्पी दैट प्लीज ट्रीट दिस एज माई डाइंग डिक्लेरेशन। कोई जवाब आया इसके बाद? नो, मगर उसको मैंने कहा कि ये बेईमान है और देश के द्रोही है। मगर प्राइम मिनिस्टर को ये भी नहीं हुआ कि लिखे कि तुम इनके ऊपर तुम क्यों लगा रहे हो। ही तो कमिटेड फॉर जवाब ही नहीं दो। मोदी भक्त शिटिंग फायर, मोदी भक्त शिटिंग फायर। ये देखिए किनके अच्छे दिन आए हैं। ये देखिए, ये क्या कोई आदमी दिख रहा है? मुझे तो दैत्य, मुझे तो दानव दैत्य दिख रहा है। भाइयों, अगर आप मेरा पहले का टाइम्स ऑफ इंडिया में कमेंट्स देखें, मैं भी एक मोदी भक्त था। मैं भी इनको कृष्ण का अवतार समझता था। लेकिन ये तो ऐसे जो एक अपनी अबला स्त्री को छोड़ तो दिए ही, कम से कम उनका सम्मान तो करते। कम से कम ये तो बोलते कि श्रीमती जी माफ करना, मैंने गलती की, माफी तो मांग लो इस अबला औरत से। ये तो कोर्ट में इसने इनका नाम इसलिए दिया कि इन्हें पता था कि अगर ये नहीं करेंगे तो इनका इलेक्शन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन इस अबला औरत को सम्मान तो दो। अरे कम से कम दुनिया को तो बताओ कि हाँ, मैंने इस अबला औरत को बीवी नहीं बनाया, लेकिन मैं इसका सम्मान करता हूं। ये तो ऐसा जो अपने गुरु को, आडवाणी जी को पीछे से, मैं जानता हूं कि अगर मोदी जी खुद आडवाणी जी का पैर पकड़, वैसे भी तो आप पैर छूते हो उनका, तो
आप जा करके उनका पैर छू करके बोलो कि आप आशीर्वाद मुझे दीजिए, मुझे प्रधानमंत्री बनने दीजिए, तो क्या लगता है आपको, क्या आडवाणी जी उसे नहीं बनने देते? लेकिन ये तो इसको बैक स्टैबिंग की आदत पड़ी हुई है, तो इसलिए अपने गुरु को भी धोखा दिया।